नमस्कार, मैं संतोष कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। भदोही जनपद है काशी और प्रयाग के मध्य स्थित है और यहाँ इसकी एक अलग अहमियत है। वैसे भदोही को काली नगरी पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे अब जो यहाँ के युवा हैं वो भी अपने को एक अलग पहचान दे रहे हैं भदोही जनपद को, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे अन्य कार्यों के क्षेत्र में हो। अब यहाँ के भी युवा अपने काबिलियत से, अपने मेहनत से एक अलग आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम एक ऐसे युवा से मुलाकात करेंगे जो वास्तव में यूपीएससी 2023 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करके भदोही जनपद का नाम, अपने परिवारजनों का नाम रोशन किया हुआ है। तो आज हमारे साथ ऋषभ भट्ट हैं, जिनसे हम आज मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वास्तव में ऋषभ, आपको ये सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं ऋषभ को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा तीसरा प्रयास था और 363 रैंक मैंने इस प्रयास में पाया है। और जाहिर सी बात है कि ये देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और उसमें लिस्ट में आना नाम मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, मेरे परिवार के लिए बहुत हर्ष का विषय है और मेरे पूरे क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है। और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूं कि मैं भारतीय ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनूंगा। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप इस ब्यूरोक्रेसी के हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आप एक ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर आप गाँव में ही बिताए हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुकाम आपने हासिल करी, तो उन युवाओं के लिए कैसे वो आपको फॉलो करें या कैसे, क्या मैसेज देना चाहिए उन युवाओं को? ग्रामीण परिवेश का तो मुझे लगता है कि ग्रामीण परिवेश में जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्राउंड पे जो दिक्कतें हैं वो समझ सकता है। और ब्यूरोक्रेसी की जो नीड है यही है कि जो ज़मीन पे दिक्कतें हैं, मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है, उसको जो भी एस्पिरेंट्स वो समझें। और अगर संसाधनों की कमी है तो भी आप मेहनत अगर करेंगे तो वो चीज़ें, संसाधन की कमी का वो असर नहीं रहेगा। उसके अलावा सकारात्मक सोच रहेगी। आप बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, बुक्स ज़्यादा रखने के बजाय कम बुक्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से सफलता इस एग्ज़ाम में निश्चित पाई जा सकती है। इसमें इसका फैक्टर कम ही रहता है कि आप ग्रामीण परिवेश से हैं या मेट्रो शहर में रह रहे हैं, क्योंकि अब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें कई सारे बच्चे जो हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और काफ़ी सारे राज्यों के जो हैं वो छात्र ग्रामीण परिवेश के ही। क्लास 8 से ही मुझे परिवार वालों की तरफ से, पापा और दादाजी की तरफ से ये हमेशा से प्रेरणा दी गई कि सिविल सर्विसेज में तुम्हें जाना है। और मुझे भी जो भी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ या देश में गतिविधियाँ सामाजिक रूप पे या राजनीतिक रूप पे हो रही थी, उसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था, रुचि थी। पर जैसा कि यूपीएससी में आपका एलिजिबिलिटी है कि आप बैचलर रहे हैं, तो मेरा मैथ फिजिक्स भी सही था, तो मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम चुना। कहीं ना कहीं वो सीसैट में भी फ़ायदा हुआ, जो दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स में। तो मेरा मन ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग के बाद बना हुआ है, मेरा मन पहले से था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं और उसी दिशा में मैंने काम किया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कहीं प्राइवेट प्लेसमेंट में जॉब नहीं लिया और उसके बाद से 2020 में मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई और 21 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था और 23 में मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। और भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से और बड़े पापा हैं और बड़े भैया, उनके मार्गदर्शन से आज मुझे सफलता प्राप्त हुई। आपका स्ट्रीम साइंस रहा, आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, लेकिन आपके विषय की अगर बात की जाए तो आपने पॉलिटिकल साइंस में आपने विषय चुना हुआ है। तो जिस तरह से भारत की राजनीति देखी जा रही है, उस भारत की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? भारत की राजनीति, ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं और उसमें एक बदलाव देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये है कि अब जो गठबंधन की सरकारें थी वो हट के एक सिंगुलर पार्टी की सरकारें बन रही हैं और ठीक है, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी है। और कहीं लूप होल्स हैं, वो हर डेमोक्रेसी में है, हर देश की डेमोक्रेसी में है। तो मेरे हिसाब से भारत की डेमोक्रेसी का जो भविष्य है वो उज्ज्वल है। जो भारत की और अन्य देशों की नीति हैं, तो उसको आप यहाँ तक कैसा देख रहे हैं? आज भी भारत का यही विदेश नीति है कि हम किसी भी नेबरिंग कंट्री या पड़ोसी कंट्री के किसी भी डोमेस्टिक अफेयर्स में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके अलावा हम अपना स्टैंड मल्टीलेटरल फोरम, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो चाहे WTO हो, वहाँ पर हम उसको रखेंगे। हाँ, ये देखा जा सकता है कि 2014 के बाद हमारी जो विदेश नीति है थोड़ी सी असर्टिव हुई है और उसका कारण है कि भारत का जो इकोनॉमिक स्टेचर है, भारत का जो जियोपॉलिटिकल स्टेचर है वो बढ़ा है और वो हमें दिख रहा है साफ साफ कि भारत की विदेश नीति सफल रही है। चाहे वो G20 का ऑर्गेनाइजेशन हमने सफलपूर्वक कराया, UNSC में जब हम परमानेंट जो नॉन परमानेंट सदस्य थे सिक्योरिटी काउंसिल के, उस समय भी हमने मुखर रहे, आतंकवाद के प्रति मुखर रहे, काउंटर जो भी पायरेसी होती है उसके प्रति मुखर रहे। तो भारत की विदेश नीति भी जो भारत का विकसित देश बनने का सपना है 2047 के प्रति, उससे जुड़ी हुई है, उससे स्ट्रीमलाइंड है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि वास्तव में भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में, खासकर 2014 से भी देश नीति उसकी मजबूत हुई है। लेकिन अगर यहाँ वीटो की बात की जाए तो वास्तव में भारत को वीटो की जगह पे कहाँ देखे रहा? जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वीटो हमें मिलेगा पर आसानी से नहीं मिलने वाला। उसका कारण है कि जिन 5 देशों के पास वीटो है वो खुद नहीं चाहते कि एक छठा देश आके उसमें इंटरफेयर करे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी UN में कहा था
कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की जो स्वायत्ता है या यूनाइटेड नेशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। तो उसके लिए हमें उसमें रिफॉर्म करने की बेहद ज़रूरत है। और संयुक्त राष्ट्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है देशों का, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। और ये मतलब आयरनी बोलेंगे इसको कि भारत जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, उसको ही परमानेंट काउंसिल में जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार, उसके साथ साथ भारतीय विदेश नीति के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस चीज़ को लेके मुखर हैं कि वहाँ पे हम लोग परमानेंट सीट पाएँ। बट अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक खासियत रही है कि कोई भी चीज़ इतनी आसान होती नहीं है, और उसके लिए काफ़ी प्रयास काफ़ी मुद्दा गर्म चल रहा है ईरान और इजराइल को लेकर के। दोनों देशों के बीच तनातनी है और भारत दोनों का मित्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे कि मैंने बताया बहुत कम्प्लेक्स है, और ना तो आपको कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना तो आपको कोई परमानेंट दुश्मन है। हमको अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको देख के चलना है। ईरान इजराइल में जो भी स्थिति है वो भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता है, और ख़ासकर कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम ज़्यादा मात्रा में तेल आयात करते हैं, तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान भी हमारा अच्छा दोस्त है और इजराइल भी हमारा अच्छा दोस्त है। दोनों के साथ संबंध हमारे मधुर रहे हैं। तो दोनों के कन्फ्लिक्ट पोजीशन में भारतीय जो विदेश नीति है उसको काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और भारतीय विदेश नीति, चाहे रसिया यूक्रेन वार रहा हो, चाहे ईरान इजराइल वार रहा हो, चाहे इजराइल हमास के बीच में संघर्ष रहा हो, भारतीय विदेश नीति की यही रही है कि हम आतंकवाद के तो कट्टर विरोधी हैं, लेकिन जो मानवीय अधिकार हैं, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं, उसका भी ध्यान बखूबी रखा जाना चाहिए। आज इस राजनीति से प्रेरित होकर के युवा को, चाहे संप्रदाय की बात हो या जात की बात हो, युवा बट रहे हैं। तो वास्तव में क्या है, युवाओं के लिए सही मैसेज है? वास्तव में इसको लेकर के भविष्य आप क्या देख रहे हैं युवाओं का? जब राजनीतिक साक्षरता बढ़ेगी तो अपने आप जो ये विवादित विचारधाराएं हैं, चाहे वो आपकी धर्म को लेके कट्टरता हो, चाहे जात के नाम पे, चाहे क्षेत्र के नाम पे बांटने की जो नीति हो, वो कम होगी। और मुझे विश्वास है, जैसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बोलते हैं, कि भारतीय जो वोटर है वो अच्छा खासा जानकार है और बहुत स्मार्ट है। तो मुझे लगता है कि जो युवा हैं कुछ सोशल मीडिया के कारण भटक रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक साक्षरता की जरूरत और है। मीडिया तो वास्तव में जो सोशल मीडिया है आज बेशक कहीं कहीं लोगों के लिए बेनिफिशियल भी साबित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है। तो आपने अपने इस तैयारी के दौरान या अपने लाइफ स्टाइल के दौरान सोशल मीडिया को आप कहाँ तक उचित या अनुचित मानते हैं? कोई भी संचार का माध्यम है या कोई भी चीज़ हो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। और जैसा कि एक संस्कृत में श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज़ का अधिक यूज हमेशा आपके लिए बुरा ही होता है। तो सोशल मीडिया का बहुत ही रेगुलेटेड यूज अगर किया जाए तो मेरे हिसाब से वो सिविल सेवा की परीक्षा हो या नीट हो या जेई हो या कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को नेट पे चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं। बट हाँ, हमको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा कि हम जो ले रहे हैं कंटेंट वो सही है, ऑथेंटिक है, या कंटेंट लेने के समय हम और चीज़ों पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के ऐप्स हों जैसे फेसबुक हो, इंस्टा हो, इन सब पे हम ज़्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं। आजकल रील्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के उभरी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेगुलेटेड यूज, एक बैलेंस यूज की ज़रूरत है सोशल मीडिया की। आप सोशल मीडिया पर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं? थोड़ा अगर इस पर कुछ करते तो बताएं। मैंने रात में जब मैं लाइब्रेरी से पढ़ के आता था तो मैं आधे घंटे का शेड्यूल बनाया था जहाँ मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता था। मुझे लगता है कि वो अच्छा भी है, उसके माध्यम से आप अपने मित्रों से जुड़ पाते हैं, आप अपने परिवार वालों से जुड़ पाते हैं, रिश्तेदारों से जुड़ पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको रिजुवेनेट करता है। बट बाकी समय का जो था उसमें मैं सोशल मीडिया का यूज़ केवल और केवल पढ़ाई के लिए क्या करता था और लाइब्रेरी में क्या करता था। तो हमने एक टाइम शेड्यूल में आधा घंटा रख रखा था कि हम उसमें सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे। उससे ज़्यादा यूज मेरे हिसाब से सही नहीं है। कि हम थोड़ा सा, हमारी आर्थिक स्थिति कम सही है, हमको गाइडलाइन नहीं मिला है, तो क्या ये चीज़ें आड़े हाथी हैं क्या सर? बिल्कुल, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, एक बैकिंग होना परिवार की तरफ से मेरे हिसाब से एक बड़ा फैक्टर होता है तैयारी में, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, और ख़ास करके कुछ योजनाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है अभ्युदय स्कीम, जहाँ पे गरीब और वंचित छात्रों को फ्री में कोचिंग देती है सरकार। उसके अलावा कुछ फ्री मटेरियल्स भी बांटे जाते हैं। कुछ संस्थाएं हैं एनजीओ, वो भी तैयारी कराती हैं, चाहे सिविल सेवा की हो, चाहे नीट और जेईई की हो, तो वहाँ से छात्र उनकी मदद लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। लगन होनी चाहिए और एक लक्ष्य पाने का जज्बा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आर्थिक जो स्थिति वाली बात है वो उसको भी हम लोग जीत सकते हैं, उसको भी हम लोग आर्थिक बाधा को भी जीत सकते हैं। कहीं न कहीं समस्याएं अर्थ को लेकर होती हैं, लेकिन यदि जज्बा हो, इरादा हो, पक्का मनोवेग हो, तो उन चीज़ों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं और सफलता मिल सकती है। ऋषभ, यहाँ एक और सवाल आपके लिए थोड़ा सा, कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि गार्जियन जो होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं बेटा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा आईएएस ही बनेगा, या पार्टिकुलर प्रोफेशन के लिए वो लोग इंस्पायर करते हैं या प्रेरित करते हैं। तो गार्जियन को लेकर के जो बच्चे होते हैं उनको लेकर के कैसा होना चाहिए? जो इनका रुचि क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो,
मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा, लेकिन जब मैंने आर्ट्स पढ़ा, जब मैंने राजनीतिक विज्ञान पढ़ा, तो मुझे दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया मिला। और इसी तरह हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए बच्चों को, कि आप जो भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसमें आगे बढ़ें और उसमें अच्छा करें, क्योंकि हर बच्चे में एक यूनिक टैलेंट होता है, तो जो उनकी रुचि है उसमें आगे बढ़ देना चाहिए। तो यहाँ अगर बात की जाए ऋषभ की, कि ऋषभ के ऐसे कौन से आइडल हैं जिनको फॉलो करना चाहते हैं या करते हैं? इसकी बात करें तो मतलब परिवार में ही मेरे पिताजी हैं और बड़े पापा हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। अगर वैसे देखें तो मेरे आइडल, क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है और मेरी हॉबी है क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को मैं अपना आइडल मानता हूँ। जी, आप यहाँ सचिन तेंदुलकर को आइडल मानते हैं और भदोही से ही यशस्वी जायसवाल भी है। तो यशस्वी जायसवाल के बारे में अगर कुछ दो शब्द कहें, क्योंकि आप भदोही से जुड़ा हुए और आप भदोही जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं आप भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भदोही का और जनपद का, प्रदेश का, जिले का नाम रोशन करेंगे और यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी कर ही रहा है, तो यशस्वी के लिए दो शब्द। ये हमारे ज़िले के लिए अच्छी बात है कि यशस्वी जायसवाल जैसा ब्राइट प्लेयर, लेफ्ट हैंडेड, जो कि इंडियन टीम में भी है और IPL में भी खेल रहा है, और ये हमारे जनपद के लिए गौरव की बात है। और मुझे लगता है इससे हमारे जनपद में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी युवाओं की, और साथ साथ नए खेल के आयाम, नए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे फुटबॉल हो, और चाहे कोई अन्य गेम भी हो, उसके लिए भदोही का नाम आगे रोशन होगा। उन युवाओं के लिए जो वास्तव में तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मंत्र होगा कि वास्तव में जिससे कि आपसे सीखें और कुछ बेहतर कर सकें? पहला बिंदु ये है कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना बहुत ज़रूरी है। लोग, क्योंकि मार्केट में कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, एक सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज ये भी है, तो हमको रिसोर्स ऑथेंटिक हो, रिसोर्स जो कि हमको सफलता दे पाए, उसको चुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि सोच सकारात्मक बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको फेलर्स मिलेंगे, और मुझे भी 2 इनिशियल अटेम्प्ट्स में फेलर मिले, लेकिन सकारात्मक सोच, इसके लिए आपके पास कुछ दोस्त होने चाहिए, आपके परिवार के कुछ लोग होने चाहिए जिससे आप हमेशा टच में रह सकें। तीसरी चीज़ कि वो तो सब जानते हैं और वो तो सबको करना भी चाहिए कि हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट है नहीं, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो ये 3 बिंदु मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे ऋषभ भट्ट जी थे जिन्होंने हमको बेबाक तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, और उन्होंने 60 में उन युवाओं के लिए जो वास्तव में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपने को कुछ अलग स्थापित करना चाह रहे हैं, उन्होंने साहब ने कहा कि सक्सेस है जिन्होंने शॉर्टकट, यानी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी बच्चे की सफलता के लिए वास्तव में उनके परिजन, उनके मम्मी पापा या जो उनके रिलेटिव होते हैं काफ़ी खुश होते हैं। तो आज जो ऋषभ भट्ट हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त करी, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आइए थोड़ा उनसे भी 2 शब्द लेते हैं कि वास्तव में क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे की सफलता पर। सर, मुझे बहुत गर्व है, मेरे पूरे परिवार को पूरा गर्व है। मेरा बच्चा जो है वो काफ़ी मेहनत किया, और उसमें मेरे बड़े भैया जी और मेरे छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और हम लोगों से जो बन पड़ा हम लोगों ने बच्चे के लिए किया। रेगुलर जब से बच्चा पढ़ रहा है उसने हर क्लास में टॉप किया, और हम लोगों को एक बल मिलता रहा कि इसको बराबर प्रमोट करते रहे, बच्चा जो है वो सफल होकर दिखाएगा, और हम लोग करते रहे, बच्चे ने सफलता हासिल की। हमको बहुत प्रसन्नता है, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे क्षेत्र को बड़ी प्रसन्नता है। आदत है कि उनका बेटा कुछ बेहतर करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोर्स करते हैं कि नहीं बेटा तू इंजीनियर ही बनेगा, नहीं तू डॉक्टर ही बनेगा, नहीं तू IAS ही बनेगा। ऐसे युवाओं, अभिभावकों के लिए क्या संदेश होगा? अच्छी रुचि हो बच्चे की, जिस तरफ वो जाना चाहता हो, जो उसका जिधर की तरफ इंटरेस्ट हो। ऋषभ ने इंजीनियरिंग की थी, उसका मन था सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का, मैंने उसको प्रमोट किया। जिधर की तरफ बच्चे का इंटरेस्ट है उधर की तरफ उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। ये अच्छी बात है। बच्चे ने हमारे जो है सिविल सर्विसेज की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट किया, मैंने पूरा सहयोग किया, मेरा पूरा परिवार सहयोग किया, और बच्चे ने सफल होकर दिखाया हमको। तो देखिए, सफल होने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि बच्चों को हार्ड वर्क करना होगा और लगातार पढ़ाई से अपने आप को जोड़ के रखना होगा। जैसा ऋषभ हम लोग के साथ रहता था, और यहाँ आने के बावजूद भी हम लोग के साथ कभी बैठकर वो आधे घंटे 1 घंटे बात नहीं करता था, रेगुलर वो पढ़ाई की तरफ अपने आप को जोड़ के रखता था। और जब भी वो उसको टाइम मिलता था, वो कभी अपने टैब से, कभी लैपटॉप से, कभी अपनी किताबों के साथ जुटा रहता था। बल्कि हम लोग कभी कहते थे बेटा रेस्ट कर लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और चीज़ों से अपने आप को जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा हटा के और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट जो है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी बच्चा सफल होगा। जैसा मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ ऋषभ के साथ, वो इसी तरह प्रयास करता रहा और सफल हुआ है। हमारे साथ तो ऋषभ जी के पिताजी थे जिन्होंने बताया कि वास्तव में मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के लिए सफलता क्या स्वप्न केवल देखना केवल कल्पना मात्र है। तो इसलिए सभी लोगों से, जो लोग देख रहे हैं उनसे भी यही है कि वास्तव में यदि आप सफल होना चाह रहे हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, एक रणनीति के तहत आप मेहनत करिए और सफल ज़रूर मिलेगी। आपने हमारे साथ बात की, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।